है आपका कोवारंट हो। दैट इज कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। ब्रेक लेना है? ब्रेक लेना है क्या शानी जी? शानी जी ब्रेक चाहिए लोग को क्या? कंटिन्यू कर दें? तो ये बाय व्हाट ऑथोरिटी और बाय व्हाट वारंट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। हिंदी में बोलते हैं किस सत्ता के द्वारा। हिंदी में क्या लिखेंगे? किस सत्ता के द्वारा, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट लिख तो दिए। और हिंदी में किस सत्ता के द्वारा। शाब्दिक अर्थ इसका ही है। अब यह क्या करता है, यह रेट जो है वो किसी व्यक्ति का सरकारी कार्यालय की वैधानिकता, सरकारी कार्यालय के दावा, किसी व्यक्ति के द्वारा सरकारी कार्यालय का दावा की वैधानिकता की जांच करता है। मतलब इन्वेस्टिगेट्स इनटू लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय का दावा कर रहा है। अब वो जो सरकारी कार्यालय का दावा कर रहा है वो वैध है, कानूनी रूप से सही है या नहीं है, इसकी जांच करेगा। और अगर वो गलत पाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा सरकारी कार्यालय का दावा अगर गलत पाया जा रहा है तो क्या करेगा? उसको बर्खास्त करने का आदेश देगा। तो अधिकार परीक्षा के रिट के द्वारा व्यक्ति के सरकारी कार्यालय के दावा की वैधानिकता की जांच की जाती है। लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पब्लिक ऑफिस। Investigation into the legality of the claim of the public office by an individual, and if it finds illegal, Supreme Court orders to dismiss that person from the public office. सरकारी कार्यालय बता रहे हैं, सरकारी कार्यालय में सरकारी कार्यालय है, डीसी का ऑफिस। हम जो है हम डीसी बन के बैठे हुए हैं, पता चला कि हम तो जनरल कैटेगरी के आदमी थे, हम SC ST का सर्टिफिकेट बनवा के डीसी बन गए।
सरकारी जो अधिकारी हैं जूनियर पर भी होगा। सरकारी कार्यालय गलत तरीके से अगर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, हाँ हाँ किसी पर। पब्लिक ऑफिस में किस हैसियत से आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं? सरकारी कार्यालय में को किस हैसियत से आप उस पर अधिकार रखे हुए हैं? बैठे हुए हैं। हाँ, हम जनरल कैटेगरी के आदमी हैं, हमने एसटी का सर्टिफिकेट बना के हम आईएएस बन गए और डीसी बनकर बैठे हुए हैं, तो मेरा जो सरकारी कार्यालय का दावा है वो गलत है कि नहीं है? तो उसकी वैधानिकता की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, और जांच करके अगर पाएगा कि ये तो गलत तरीके से सरकारी कार्यालय का उपभोग कर रहा है व्यक्ति, तो उसको क्या करेगा? वहां से निरस्त करने का आदेश देगा। और अधिकार परीक्षा का मतलब है कि जनता को यह देखने की रुचि है कि कोई अवैध दावा करता, अनलॉफुल क्लेमेंट, सरकारी कार्यालय को हड़प न ले, ग्रैब न कर ले। मतलब कोई गलत व्यक्ति अवैध दावा करता, मतलब अनलॉफुल क्लेमेंट, सरकारी कार्यालय को ग्रैब न कर ले, हड़प न ले, गलत तरीके से बहाल हो जाए। इसीलिए पूछा जाता है किस प्राधिकार के द्वारा, किस सत्ता के द्वारा, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट आप सरकारी कार्यालय का पद में सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। यही हुआ। नहीं नहीं नहीं, अधिकार, सत्ता। क्लियर? तो ये आपका जो रिट इश्यूइंग पावर है, ये 5 तरह के रिट्स है। कब जारी होते हैं? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, उल्लंघन हो, जारी हो जाएंगे। और ये रिट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। देश के किसी अन्य कोर्ट को ऐसा रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। अब आते हैं हम लोग मौलिक अधिकार का एक इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मूल्यांकन। ठीक है, मौलिक अधिकार का जितना मेरिट है, गुण हम लोग देख चुके हैं कि भाई व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, गरिमा देता है। लेकिन इसके बावजूद जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है संविधान में, इसकी आलोचना की जाती है अनेक आधारों पर। मेन एग्जामिनेशन में तो आपको क्रिटिसिज्म भी लिखना होगा ना। हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो हमारा जो अप्रोच है पढ़ाने का, दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये समय के साथ दिस क्लास विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आल्सो। ये सब आपके लिए उपयोगी होगा पीटी में भी। जब आप इतना विस्तार से पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन कहाँ छूटेगा। अब आलोचना क्या है? तो पहला आलोचना है कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। जैसे काम का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। रोजगार का अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में शामिल नहीं है। कहाँ से होता? आप देखिए ना, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार। अगर काम का अधिकार फंडामेंटल राइट होता तो हर कोई क्लेम करता कि सरकार हमको रोजगार देवे। कहाँ से सरकार देगी रोजगार? हाँ, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था।
कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क, ये सब फंडामेंटल राइट्स की सूची में डाला जाए। लेकिन आलोचक तो आलोचना करेंगे ना, जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक है, आलोचना करेंगे। दूसरा, आलोचना मौलिक अधिकारों की सीमाएं बहुत अधिक हैं। हर जगह मौलिक अधिकार दिया गया, बोला गया कि इसका ये लिमिटेशन है। बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि वो देश की एकता, अखंडता, विधि व्यवस्था। अब भाई ये तौल नाप करके कौन बोलने जाएगा, बोलिए तो। बोलने की आजादी में इतना कैलकुलेटिव होकर के कौन बात कर सकता है? तो इससे बेहतर है कि आप बोलिए ही नहीं, चुप रहिए। मतलब सरकार के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो फिर क्या होगा, राज्य मतलब सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देगी, युक्ति युक्त प्रतिबंध। मतलब ये सब पढ़ा चुके हैं, अब तो खत्म हो रहा है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अब वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है क्या नहीं है, ये तो भगवान डिसाइड करेगा, मतलब कोर्ट। हमारे देश में कोर्ट ही ना भगवान है। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक तरफ आपको फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम्स मिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस भी है, जो उसका प्रभाव को घटा देता है। और कुछ अधिकारों, आलोचकों का विचार है, कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि मौलिक अधिकार के अध्याय का रीनेमिंग कीजिए, उसका फिर से नाम बदल दीजिए और उसको कर दीजिए लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। उस चैप्टर का नाम क्या रख दीजिए, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, बेहतर होगा। मौलिक अधिकारों की सीमाएं, तो ये बड़ा अच्छा कमेंट है। उसके बाद है जो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे जो राइट्स हैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से छीन लिया जाता है, निवारक निरोध कानून लगा करके आपका छीन लिया जाता है। या फिर आर्टिकल 32 को सस्पेंड करके छीन लिया जाता है। आर्टिकल 32 में क्या है, प्रवर्तन का अधिकार, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल 32 को ही सस्पेंड कर दिया जाए तो कहां जाइएगा? तो आर्टिकल 32 को सस्पेंड करके या फिर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाके फंडामेंटल राइट्स पर बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल, सस्पेंड कैसे नहीं होगा, राष्ट्रपति आदेश जारी करके कर सकता है, आगे बात करेंगे। जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो 32 भी सस्पेंड हो जाता है, और 32 सस्पेंड हो गया तो बाकी मौलिक अधिकार को कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, जिंदा रहे चाहे मर जाए। जब हम सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं लागू करवाने के लिए, तो बाकी जिंदा रहे या मरा हुआ रहे, इट हार्डली मैटर्स। क्लियर है ना? 32 भी सस्पेंड होता है ना, आर्टिकल 352 में जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होता है। बात करेंगे तुरंत अभी। उसके बाद है मौलिक अधिकारों के अध्याय की भाषा जटिल और अस्पष्ट है। भाई फंडामेंटल राइट्स का जो लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, एम्बिगुअस है, इसको वकीले पढ़ सकता है। अब पूरा संविधान को तो लॉयर्स पैराडाइज बोला ही जाता है, वकीलों के लिए स्वर्ग है वो संविधान, क्योंकि उसमें सब भाषा जो है वो लॉ की भाषा है, आम आदमी उसको समझ ही नहीं सकता है। इट इज बियॉन्ड कॉमन मैन परसेप्शन, आम आदमी के समझ से परे है। जैसे इसमें पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक क्रम, अल्पसंख्यक, युक्तियुक्त प्रतिबंध, सार्वजनिक हित, ये सब शब्द जो है एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, अपने अपने हिसाब से हम लोग उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो भाषा जटिल है, स्पष्ट है। उसके बाद है कि आपातकाल के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। जैसे नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 19
बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के भाग में किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, सब सीज हो जाता है। देश के किसी भाग में जाने से आपके समस्या हो रही है तो आपको रोक दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, क्योंकि संसद इसमें कटौती कर सकती है, कर्टल कर सकती है और निरस्त भी कर सकती है। किसी को सुप्रीम कोर्ट को कैसे पावर होगा बताइए? तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी है कि लेजिस्लेटिव बॉडी है? कानून बनाए, सुनिए ना, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद। तो संसद का काम है ना। सुप्रीम कोर्ट का ये काम है देखना कि संसद जो बनाया है वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी, तब संसद काहे के लिए है? छोड़ दीजिए, हटाइए। जी हाँ, आगे भी कुछ कुछ करेगी, बताएंगे ना, आने दीजिए ना, समय पर जगह पर आने दीजिएगा तो सब बताते जाएंगे। जुडिशियल लॉ मेकिंग भी होता है, सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल लॉ मेकिंग। कोई आदेश जारी किया पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, लेकिन लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? संसद। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है देश में? संसद। नहीं क्लियर होता है? उलझना नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट नहीं बनने जा रहे हैं, उतना ही जानिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। इन आलोचनाओं के बावजूद जो पायली है, एम बी पायली, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किताब भी लिखे हैं। ये बोलते हैं मौलिक अधिकारों का चैप्टर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मजबूत बचाव है, फॉर्मेडेबल बुलवार्क है। ठीक है, सब त्रुटि है मानते हैं। सार्वजनिक आचरण की एक संहिता है, पब्लिक कंडक्ट का एक कोड है, और भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत और धारणीय आधार है, सस्टेनिंग बेसिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पायली का कहना है कि भाई ठीक है, सारा आलोचना के बावजूद फंडामेंटल राइट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, ऐसे समझिए। और अगर मौलिक अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहता है। लोकतंत्र तभी है जब मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? लाख आलोचना कीजिए, लाख इसका ड्रॉबैक्स ढूंढिए। ड्रॉबैक्स मतलब कमी, ड्रॉबैक्स मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय लोकतंत्र का संरक्षक है। नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय लोकतंत्र का प्रोटेक्टर कौन है? फंडामेंटल राइट्स। ये नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। अब मौलिक अधिकार का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे संविधान में? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार का निर्माण करता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो नो डेमोक्रेसी एट ऑल। दूसरा है कानून का शासन की स्थापना करता है। फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिशेस रूल ऑफ लॉ। सब नोट्स में लिखा हुआ, हम भिजवा देंगे, पीडीएफ डलवा देंगे। आप कुछ नहीं तो पीडीएफ के माध्यम से उसको खोल खोल करके अपना नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, ये भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर संस्थान आपको मुहैया कराएगी तो फोटो कॉपी करवा देगी। तो आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका कानून का शासन। कानून का शासन मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए।
हमारे देश में किसी का शासन चलता है, व्यक्ति का कि कानून का? हाँ, रूल ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हुआ है, वो वही काम कर सकता है जो उसको कानून इजाजत देगा, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। रांची के डीसी के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी बैठे, डीसी का जो पावर है उसी के तहत काम करेगा, वो अपने पावर से बाहर जाकर, तो जो रूल कहता है, जो लॉ कहता है, सॉरी, जो कानून कहता है वही काम करेगा। इसीलिए व्यक्ति का शासन नहीं हमारे देश में, हमारे देश में कानून का शासन है। रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ इंडिविजुअल्स। मोदी हो चाहे कोई हो, वही पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज करेंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। पीएम का, प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य जो संविधान में लिखा हुआ उसी के तहत उनको काम करना है, कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो यहाँ पर कानून का शासन है कि व्यक्ति का शासन? कानून का शासन। नहीं क्लियर होता है? ये शब्द याद रखना है। तो गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ इंडिविजुअल्स। सरकार प्रशासित होती है कानून से, व्यक्तियों से नहीं। ठीक है, वहां व्यक्ति हैं, मगर व्यक्ति को ही करना है जो उनको कानून कहता है, जो एज पर लॉ है। बढ़े आगे। तो फंडामेंटल राइट्स बराबर एस्टेब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद है समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। फंडामेंटल राइट्स आप नहीं देख रहे हैं? माइनॉरिटीज के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पढ़ाए नहीं? पढ़ाए 15-16 पढ़ाए, 17 छुआछूत का उन्मूलन। और माइनॉरिटीज के लिए तो आप देख ही रहे हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सब अल्पसंख्यक के लिए है, चाहे धार्मिक हो चाहे भाषाई हो। उनका धर्म, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा, लिपि का संरक्षण करना है। राज्य उन पर कोई भी भाषा ऊपर से नहीं थोपेगी, कोई भी धर्म नहीं थोपेगी, लिपि नहीं थोपेगी। पढ़ा है ना कल? तो फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग। उसके बाद है भारत के पंथ निरपेक्षता की ताना बाना को सुदृढ़ करता है। जो फैब्रिक है सेकुलरिज्म का, उसको क्या करता है? ये मजबूत बनाता है। मतलब इंडिया को एस्टेब्लिश करता है एक सेकुलर स्टेट के रूप में। ऐसे समझिए आप। 25 से 28 तक क्या है? सेकुलरिज्म। 25 से 28 यही बोल रहा है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, शब्द और आत्मा दोनों में, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। अंग्रेजी का फ्रेज है इन लेटर एंड स्पिरिट। उसके बाद है सरकार की, हाँ, उसके बाद है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय, सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, है कि नहीं पूरे फंडामेंटल राइट्स में? उसके बाद है व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा, कौन देता है? फंडामेंटल राइट्स। प्रेस्टीज एंड डिग्निटी। उसके बाद है, बाकी छोड़िए, अब हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार में जो लास्ट टॉपिक है
इसको जान लें। एक टॉपिक है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में संशोधन। अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स। या दूसरा, इसको हम लोग अंडर ब्रैकेट लिख सकते हैं, संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। यहां पर दो बातें हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या सोच है, हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सोच, सोच नहीं। कांग्रेस कहता है ना पार्टी नहीं सोच, तो थोड़ा उसको हम लोग मॉडिफाई करके हम बोलते हैं पार्टी नहीं सोच। स्थिति वही हो गई है। नहीं समझे आप लोग? ये बंद हो जाएगा क्लास के बाद, तब याद कराइएगा, तब बता देंगे अंत में। क्या स्टैंड है फंडामेंटल राइट्स के बारे में पार्लियामेंट का, और क्या स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का, और दोनों के बीच कैसे टसल चला है, झगड़ा। और जब संविधान लागू हुआ उसी समय से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होना शुरू हो गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? दिस क्वेश्चन अरोज। अरोज मतलब एराइज का पास्ट टेंस, उत्पन्न हुआ। रेज्ड, उठाया गया। तो कभी हां कभी ना, ऐसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा हां और कभी बोल दिया ना, अब फिर बोला हां और ना दोनों। याद रखने का तरीका बता रहे हैं। कभी हां, पहला केस आया सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वाद, शंकरी प्रसाद केस था ये, और ये तुरंत संविधान के लागू होने के बाद। याद रखने का तरीका, 1951 में ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कभी हां। तो पहले बोला हां। ये 1951 में शंकरी प्रसाद केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। कि भाई आर्टिकल 368 के तहत ये पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है। और संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 368।
फिर 1964 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, वो सज्जन सिंह वाद, सज्जन सिंह, SAJJAN, स आधा ज फिर पूरा ज और ना, सज्जन, सज्जन सिंह, सज्जन, सज्जन, सज्जन नहीं, सज्जन, 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 डबल जे है। सज्जन सिंह केस में 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, फिर रिपीट किया वही बात कि पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में। 64 हम भेज देंगे नोट्स का PDF बना के। रीइटरेट किया मतलब फिर से दोहराया, पुनरावृत्ति की। अब बोला कि आर्टिकल 13 में जो कानून शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें संविधान संशोधन कानून शामिल नहीं है। मतलब पार्लियामेंट संविधान संशोधन कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये पहले पढ़ाए हैं। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य मौलिक अधिकारों को छेड़ नहीं सकती है कानून बनाकर, लेकिन आर्टिकल 13 में बोला गया कि अगर संविधान संशोधन कानून के द्वारा होगा तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो कानून शब्द का प्रयोग है इसमें संविधान संशोधन कानून ना शामिल नहीं है। बार बार समझा रहे हैं, सेवरल टाइम्स हमने बताया है, इस पर एम्फसाइज किया, नहीं क्लियर होता है। वहाँ जो 13 में, अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द है वो साधारण कानून के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए नहीं है। मतलब आर्टिकल 13 में जो प्रयुक्त कानून शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन कानून शामिल नहीं है, या अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त कानून संविधान संशोधन कानून पर लागू नहीं होगा। वो वर्ड अप्लाई नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर। अब इतना पर नहीं समझेगा तब थोड़ा मुश्किल है, कैसे समझाएंगे। पहले भी समझाए हैं। ये सज्जन सिंह वाद में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, यही बात जो हम बोल रहे हैं, या उसने जो बोला हम बोल रहे हैं। अब इससे स्पष्ट हो गया कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय और निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। अब ये जो आप एक ही केस को आप इंस्टांस बना सकते हैं, उदाहरण के रूप में लीजिए वो शंकरी प्रसाद को सज्जन सिंह छोड़ भी सकते हैं, तो सज्जन सिंह को बोला कि हाँ कर सकता है कभी, हाँ। अब गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस में अपने डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। रिवर्स्ड इट्स अर्लियर डिसीजन, रिवर्स्ड मतलब पलट दिया और बोला कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1967 में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, तो कभी हाँ कभी ना। शंकरी प्रसाद में हाँ, गोलकनाथ में ना, ना ना नो। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसका देश भर में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने का प्रयास किया कि हम जो बोलेंगे वही होगा, संसद को पावर नहीं है। भाई संसद को पावर कैसे नहीं है? पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इज पार्लियामेंट। और हद है भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लगे तो काहे के लिए पार्लियामेंट रहेगा? खत्म कर दीजिए, सब काम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दीजिए।
नहीं, तब को ना कोई कार्यपालिका की जरूरत है ना कोई विधायिका की जरूरत है, सब काम सुप्रीम कोर्ट का जज करे। ये लोग रिकॉर्डिंग वगैरह का चक्कर कर दिया है। नहीं छोड़िए, छोड़िए ना, जले नहीं, इसमें बैटरी खत्म हो गया होगा तो कहाँ से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है नहीं बोलते हैं कि क्या राज्य सरकार ड्रग पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, नशा पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, और फिर आप नहीं उत्तर देते हैं कि केंद्रीय एजेंसी की भी सहायता लेनी चाहिए। तो भाई फिर राज्य सरकार से पूछ क्यों रहे हैं? जब आप ही के पास सुझाव भी है तो सब दे दीजिए। वाणी की दरिद्रम, बोलने में तो किसी को कुछ लगता नहीं है। वही है, कांग्रेस पार्टी नहीं सोच, इसका टैगलाइन है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी नहीं सोच। नहीं बराबर, उसका तो टैगलाइन ही ना है, पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है सोच है, तो सोच हो गया है, सोच नहीं। अब स्थिति वही हो गई है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व के निर्णय को पलट दिया, टर्न इट अपसाइड डाउन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि रिवर्स्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। रिवर्स्ड, REVERACD, रिवर्स्ड, रिवर्स करना मतलब पलट देना। और जो बोला था शंकरी प्रसाद केस में कि कर सकती है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन, अब कह दिया कि नहीं कर सकती है। देश भर में प्रतिक्रिया कि भाई जुडिशियल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, कि जो है मैं हूं, तो फिर पार्लियामेंट का कोई क्या मतलब है। और फिर 24वां और 25वां संविधान संशोधन कानून लाया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी का जुडिशरी से टसल चलते रहता था, न्यायपालिका से उनका टकराव होते रहता था। हाँ अभी भी चल रहा है, अभी नहीं, इंदिरा गांधी के समय बहुत हुआ है। 24वां और 25वां संशोधन कानून लाया और बोला कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं कर सकती है, संशोधन कानून लाके पार्लियामेंट ने कहा, पार्लियामेंट से संशोधन कानून लाया गया और बोला गया कि कर सकती है। और प्रस्तावना के उद्देश्यों को लागू करने के लिए और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए, जो प्रेमल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं और राज्य की नीति निर्देशक तत्व के जो डायरेक्टिव्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए कर सकती है। क्योंकि प्रस्तावना जो है वो समाजवादी उद्देश्यों से प्रेरित है। DPSP में भी क्या है, समाज के कमजोर वर्ग की बात की गई है, सबको रोजगार, सबको काम, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको पोषण, सबको न्याय। और फिर उसमें लिख दिया गया कि ऐसे कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। मतलब संसद जो कानून बनाएगी प्रस्तावना के उद्देश्यों को लागू करने के लिए और DPSP के सिद्धांतों को लागू करने के लिए, संविधान में कोई संशोधन होता है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन की जरूरत पड़ जाती है। इन उद्देश्यों को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकार के किसी प्रावधान को संशोधन करने की आवश्यकता है तो संशोधन होगा इसको लागू करने के लिए। और तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगी कि पार्लियामेंट ने गलत किया कि सही किया, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। इसके लिए 25वां संविधान संशोधन कानून से
संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 31C कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यह सी बड़ा वाला है, दिस इज कैपिटल सी। दिस इज कैपिटल सी। और इस कैपिटल जो अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया 25वां संशोधन कानून से, उसमें साफ बोला गया कि अगर अनुच्छेद 39B और 39C, ये डीपीएसपी का प्रावधान है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का, आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। 39B और 39C, जिसमें सबको धन और संपत्ति का न्यायोचित वितरण करना है, धन के संकेंद्रण पर रोक लगाना है कि मुट्ठी भर आदमी के पास सब कुछ और सब लोग और ढेर सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं। यही ना हुआ है इंडिया में। तो ये दो 39B और 39C को लागू करने से, ये 31C में कहा गया कि अगर 39B और 39C को लागू करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है, मतलब धन के संकेंद्रण पर रोक लगाने के लिए कि जो पूंजीपति हैं वो बहुत ज़्यादा पूंजीवाद न करें, जो जमींदार हैं उनके पास बहुत सारा जमीन न रहे, वो जो लैंडलेस है, भूमिहीन है, उनके बीच लेकर के बांटा जाए, यही ना उद्देश्य था। तो 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर संसद कोई कानून बनाती है और इस कानून से फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद 14 और 19 डिस्टर्ब होता है, मतलब 14 और 19 में विघ्न उत्पन्न होता है, उल्लंघन होता है, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। ये कौन सा 31C में प्रावधान रखा गया कि भाई 39B और 39C को लागू करने से अगर आर्टिकल 14 और 19 फंडामेंटल राइट्स का डिस्टर्ब होता है या उसका वायलेशन होता है तो इसको असंवैधानिक और गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। मतलब 39B को और C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन हो सकता है, स्पष्ट कर दिया गया। क्लियर है? अनुच्छेद 39B में क्या है? भौतिक संसाधनों के सम वितरण, मतलब जो मेटेरियल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है और वेल्थ है, संपत्ति है, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल नहीं, न्यायोचित। कम से कम गरीब लोगों के पास जीविकोपार्जन के लिए तो हो जाए। ये नहीं बोला जा रहा है कि जितना जमींदार के पास जमीन होगा उतना ही एक गरीब आदमी के पास जमीन हो, लेकिन इतना तो जरूर हो जिससे कि उसका आजीविका चले। 39B में ही है। और 39C में धन और संसाधन के संकेंद्रण पर रोक का निर्देश दिया गया राज्य को। राज्य को निर्देश है कि धन और संसाधन के संकेंद्रण पर आप क्या कीजिएगा, रोक लगाइएगा कि मुट्ठी भर लोगों के पास पूरा संसाधन न चला जाए, कंसंट्रेशन न हो जाए और बहुत लोगों के पास कुछ भी न रहे। यह समाजवादी उद्देश्य से प्रेरित था। तो यह आपको 24वां और 25वां संशोधन कानून आया 1971 में। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द पीएम ऑफ द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलकनाथ केस में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है संसद। अब संसद ने संविधान में संशोधन करके कह दिया कि हम कर सकते हैं। 39B और C को लागू करने के लिए हम मौलिक अधिकार का 14 और 19 का उल्लंघन कर सकते हैं। इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया 31C। अब 1973 में फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 39B और C को लागू करने के लिए अगर
राज्य कानून बनाती है और अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो वैध है। लेकिन जो अनुच्छेद 31 में प्रावधान लाया गया संशोधन करके 31C में कि राज्य ये कि संसद अगर कानून बनाती है ऐसा तो इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं करेगा, उसको बोला कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम न्यायिक समीक्षा करेंगे। तो एक पार्ट जो था वो बोला कि न्यायिक समीक्षा से जो आप अलग रख दिए हैं वो गलत है, और वो सही है कि 39B और C को लागू करने के लिए आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस में यह है। और फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान का मूलभूत लक्षण है, जो बेसिक फीचर है संविधान का, उसमें संशोधन नहीं करेगी। मतलब वैसा मौलिक अधिकार जो संविधान का मूलभूत लक्षण से संबंधित है। यही तो मेन चीज था। पहली बार केशवानंद भारती केस में ही बेसिक फीचर की बात की गई, संविधान का मूलभूत लक्षण। ये डॉक्ट्रिन, ये जो सिद्धांत है वहीं आया पहली बार कि ठीक है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वैसे मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करेगी जो संविधान के मूल लक्षण है, बेसिक फीचर है, मूल लक्षण है, मूल ढांचा है, पहले बताए हैं। फिर इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन कर दी। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले हम कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचा को भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट बोला था कि संशोधन कीजिए लेकिन मूल ढांचा में मत कीजिएगा, वो बोले मूल ढांचा में करेंगे। और 42वां संशोधन करके लिख दी संविधान में कि संसद को संविधान में संशोधन का अनलिमिटेड पावर है, असीमित अधिकार है, कुछ भी कर सकता है, मूल ढांचा में भी संशोधन कर सकता है। मिर्ची लगा होगा सुप्रीम कोर्ट को, समझ रहे हैं जज लोग को। बौखला दी होगी। तब 1980 में फिर मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 42वां संविधान संशोधन का वह प्रावधान असंवैधानिक है जिसमें कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन का असीमित अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, संसद को संविधान में संशोधन का असीमित अधिकार नहीं है और संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है, यह स्पष्ट कर दिया गया। और 42वां संशोधन कानून में इंदिरा गांधी ने एक और काम किया था। अनुच्छेद 31C के अंतर्गत डीपीएसपी के किसी भी प्रावधान को 25वां संशोधन में क्या था कि 31C के अंतर्गत बोला गया 39B और C को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अब ये 42वां संशोधन में इंदिरा गांधी क्या कि बोले कि डीपीएसपी के किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए 31C के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, नॉट ओनली 39B। डीपीएसपी का कोई भी प्रोविजन लागू करने के लिए अगर कानून बनता है और उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डीपीएसपी के जितने भी प्रावधान थे सबको सुपीरियर कर दिया किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के इस व्यवस्था को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। बोला नहीं, सबको लागू करने के लिए तो आप नहीं कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, 39B और C लागू कीजिए, उससे उल्लंघन होता है तो हो, लेकिन बाकी डीपीएसपी के प्रावधान को लागू करने के लिए भी आप मौलिक अधिकारों का बलि नहीं कर दे सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि
मौलिक अधिकार के जो मूलभूत विशेषताएं लक्षण है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और बोला कि 39 बी और सी को छोड़कर अन्य स्थितियों में डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता नहीं दी जा सकती है। मतलब 39 बी और सी को लागू करने के लिए आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, ये नहीं कि डीपीएसपी के किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो असंवैधानिक होगा, तब वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। अर्थात एक बार पुनः डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ माना गया, बोला गया सिर्फ 39 बी और सी, और बाकी जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकार के अधीन रहेंगे, उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ओवरराइड नहीं करेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 बी और सी के अधीन माने गए। वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है। सुप्रीरियर कौन है, मौलिक अधिकार। लेकिन इसका कदापि अर्थ नहीं है कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं जहां बहुत इसेंशियल है, 39 बी और सी के लिए तो करते ही हैं। संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में उसी सीमा तक संशोधन कर सकती है जहां तक संविधान के मूलभूत लक्षण को हानि न पहुंचे। बेसिक फीचर को डिस्टर्ब नहीं करना है। दिक्कत, एक बार अगर इसको पढ़ लीजिएगा नोट्स को, हम आज देखते हैं, कोशिश करते हैं पीडीएफ बनवा के भेज देंगे, जहां तक पढ़ाई हुई है वहां तक भेज देंगे। एक बार फिर पढ़िएगा अपने से, फिर अगर दिक्कत होगी तो हमको बोलिएगा। जबकि जब तक 2-3 बार नहीं पढ़िएगा दिमाग में नहीं हटेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट चला है, ये संघर्ष चला है मौलिक अधिकारों। हाँ जी, आइएगा तो आइए। हाँ 10 मिनट और, ठीक। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता और कैसे हो सकता है, ये हमने सब बता दिया। और मौलिक अधिकारों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच जो संघर्ष हुआ है, जो कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है, उस पर भी हमने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन कहीं से आएगा, लिखा जाएगा। अब एक चीज जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, फॉर द टाइम बिंग, माने कुछ समय तक वो स्थगित रहेगा और फिर प्रभाव में आ जाएगा, ये ना सस्पेंशन का मतलब। सस्पेंशन का मतलब समाप्त करना थोड़े होता है, रोक कर रखना कुछ समय के लिए। निलंबन स्थगन भी बोलते हैं इसलिए हिंदी में। तो हम लोग देखेंगे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत गर्मी है तो रिदम में क्लास चलता है तो पता नहीं चलता है, एक लय में चल रहा है तो चल रहा है। सोचिएगा तो गर्मी लगने लगेगी, जब तक नहीं सोच रहे हैं तब तक नहीं लग रही है। तो ये भी सोच पर डिपेंड करता है। देखिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 352 ये बोलता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, एज सुन एज नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, स्थगित निलंबित एक ही चीज है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और अनुच्छेद में आप जानते हैं 6 स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक एकत्रित होने, संघ समिति, समुदाय, पेशावृत्ति,
देश के किसी भाग में भ्रमण, सेटल एंड रिजाइड, सब सस्पेंड हो जाएगा स्वतः। और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, संसद की अनुमति से, विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की अनुमति से आदेश जारी करके, बाई ऑर्डर, क्या करते हैं, आर्टिकल 32 को भी सस्पेंड कर देंगे। आर्टिकल 32 को सस्पेंड करेंगे। यह स्वतः नहीं होगा, राष्ट्रपति के आदेश से होगा। अनुच्छेद 32 को स्थगित। अब अनुच्छेद 32 में क्या है आपको, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अब आर्टिकल 32 आपका सस्पेंड हो गया, तो बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो जीवित हैं। अदर फंडामेंटल राइट्स आर अलाइव। तो अन्य मौलिक अधिकार जीवित हैं, मगर जब आप सुप्रीम कोर्ट मूव ही नहीं कर पाएगा तो उनके जीना और नहीं जीना क्या मतलब रखता है। तो सैद्धांतिक स्तर पर अन्य मौलिक अधिकार जीवित हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आप सुप्रीम कोर्ट मूव ही नहीं कर सकते हैं, तो ये अर्थहीन हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं। All other fundamental rights become meaningless। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कब तक है, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल हटेगा, सब फंडामेंटल राइट्स फिर जीवित हो जाएगा। ये सस्पेंशन है, निलंबन है। और एक बात और इसमें है कि लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। In no case Article 20 and 21 can be suspended। बीस में आप जाते हैं प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, दो स्थिति के संबंध में संरक्षण है। और 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर आपको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पूछिए, और कुछ पूछना है तो। बताइए। क्यों नहीं होगा इंटरनली आर्म्ड रेबेलियन? राष्ट्रीय आपातकाल किसी तीन आधार पर हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन होता है उसका 3 ग्राउंड्स होता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो बता दे रहे पहले। ओरिजिनल मूल संविधान में 3 आधार था। एक था वॉर, युद्ध, दूसरा था एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण, एग्रेशन, और तीसरा जो था वो था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी। '75 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, और इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई 77-78 में, तो 44वां संशोधन कानून आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उसके द्वारा यह आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटा दिया गया और इसके जगह पर लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन। तो अब जो नेशनल इमरजेंसी लगेगा 3 आधार पर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड